कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी हुई थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके चारों ओर लोगों की लाशें बिखरी हुई हैं। अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों ने मिलकर पूरे गांव को शमशान घाट बना दिया था। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की पर वो लोग उन्हें भी मार डालते हैं। उस बच्ची की मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है पर उन्होंने उसे भी गोली मार दी और फिर उस बच्ची को भी मारने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच हम उनके लीडर ईतो को देखते हैं जो वहां बैठा लाशों की गिनती कर रहा था। उसने देखा कि उसके लोग एक छोटी बच्ची को मारने जा रहे थे। उसने कई मासूमों की जान ली थी जिसने उसे अंदर से हैवान बना दिया था, पर उस दिन उस बच्ची को देखकर उसके अंदर का इंसान जाग गया। उस बच्ची को मारते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे ऐसा लगा कि उसे बदलने का एक मौका मिला है, जिसके बाद वो अपने ही लोगों को मार डालता है और उस बच्ची को लेकर वहां से चला जाता है। ऐसा करके उसने बहुत खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। जल्द ही सबको पता चल जाता है कि ईतो ने टैट को धोखा दिया है, जिसके बाद उसे मारने वालों की लंबी लाइन लग गई। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है पर बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो कुछ बताने से पहले ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि किसी ने उसकी गोलियां निकाल दी थीं। शीन नाम की एक लड़की उसे कुछ पेन किलर्स देती है जिसे खाकर उसे थोड़ा आराम मिलता है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। ईतो 3 साल बाद वापस लौटा था, वो भी इस हालत में, इसलिए शीन उसके लिए बहुत घबरा जाती है। जल्द ही उसका पुराना दोस्त फाती वहां पहुंच जाता है। उसने कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? वो तुम्हारी इज्जत करते थे, तुमसे डरते थे। 3 साल टैड में रहने के बाद एक बच्ची के लिए सब गंवा दिया। पर ईतो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। खैर, अब वो यहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागना चाहता था, जिसके लिए उसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स और ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। स्वाति बोला, और कहां जाओगे भागकर? देखोगे ना, ये सब हमारे दोस्त हैं, जिसमें से आधे मर चुके हैं और जो बचे हैं वो आज कीड़े मकोड़ों की तरह जेल में सड़ रहे हैं। इसी बीच वहां 2 और लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक को देखकर ईतो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसी की वजह से उसे 3 साल पहले टैट से जुड़ना पड़ा। फाती ईतो को बताता है कि टैट तुम्हें ढूंढ रहा है, इसकी खबर यहां तक पहुंच गई है। तुम्हें मारने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए इस बार हम पर भरोसा करो। इसके बाद हम एरियन नाम के आदमी को देखते हैं जो चीना में टैट के लिए काम कर रहा था। उस रात क्लब में कुछ लोग हद से ज्यादा बदतमीजी करते हैं और वहां काम कर रही वेटर्स को बहुत मारते भी हैं। एरियन पहले बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो उन्हें बदले में वहां की सबसे महंगी वाइन ऑफर करता है, यहां तक कि खुद अपने हाथों से उन्हें वाइन सर्व भी करता है। पर जब फिर भी वो नहीं मानते तो एरियन वही करता है जिसके लिए उसे वहां रखा गया था। वो उन सबको मार डालता है। एक आदमी ने लड़की को पकड़ लिया और कहा, मेरे पास मत आना वरना इसे मार दूंगा। पर उसकी धमकी से एरियन को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ा। वो उसे भी मार डालता है और फिर उन सबकी लाशों को रातों रात ठिकाने लगा देता है। इसी बीच उसे इंडोनेशिया के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का फोन आया। वो एरियन को बताता है कि उसके पुराने दोस्त ने टैट के साथ गद्दारी की है। एरियन को पता चला कि एक बच्ची को बचाने के लिए ईतो ने अपने ही लोगों को मार डाला और फरार हो गया। ये सुनते ही वो तुरंत चीना से वापस इंडोनेशिया लौट आता है। वहां वो चीन वू से मिलता है, एक खतरनाक क्रिमिनल जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पैसों के लिए किसी का भी गला काट सकता है। चीन उसे कहता है कि ईतो को मारने के लिए बॉस किसी को भी भेज सकते थे, पर तुम्हें चुनने के पीछे एक खास वजह है। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिसमें उन्हीं की तरह ताकत पाने की भूख हो, कोई ऐसा जो यहाँ कसिनो और ड्रग्स के धंधे को अच्छे से चला सके। पर इसके लिए तुम्हें खुद को साबित करना होगा। ईतो को मार दो, फिर ये सब तुम्हारा होगा। उधर हम ईतो को देखते हैं जो भागने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा था। वो जानता था कि एरियन इसी मौके की तलाश में बैठा होगा, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था। निकलने की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, पर जब ईतो ने पैसे गिनने के लिए पॉलीथिन खोली तो देखा कि वहां पैसे नहीं थे। उसे पता चला कि 3 साल पहले जब वो उन्हें छोड़कर चला गया था तो उसकी ही गैंग का एक आदमी उनके सारे पैसे लेकर भाग गया। उसने उन पैसों से अपना धंधा सेट किया और अब अपनी कसाई की दुकान में ड्रग्स का धंधा करता है। अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे उसके पास जाना होगा। पर फाती उसे समझाता है कि अब यूहान कोई छोटा मोटा जेब कतरा नहीं रहा। अगर तुम वहां जा रहे हो तो संभल के जाना। यूहान तुम्हें मारने से पहले 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा। इसके बाद ईतो यूहान की बुचर शॉप पर जाता है। उसने काउंटर पर पड़ी घंटी बजाई, जिसे सुनकर यूहान बाहर आता है और पूछता है, आपको क्या चाहिए? पर उसने जैसे ही चश्मा पहना उसने देखा कि उसके सामने ईतो खड़ा था। ईतो बोला, मैं अपने पैसे लेने आया हूं। यूहान उसे मारने के लिए गन उठाने ही वाला था कि तभी ईतो ने उसे धर दबोचा और कहा, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, चुपचाप मेरे पैसे दे और मैं यहां से चला जाऊंगा। यूहान उसे बुचर शॉप के अंदर ले जाता है, जहां हम उसके कई आदमियों को देखते हैं जो अपने बॉस के सर पर गन देखकर एकदम से चौंकने वाले हो जाते हैं। ईतो बोला, अपने आदमियों से कहे मेरे पैसे लेकर आए। पर तभी हम एक कसाई को देखते हैं जो पीछे से उस पर हमला करने की फिराक में था,
पर ईतो समय रहते उसकी चाल को भांप लेता है और उसे गोली मार देता है। हालांकि तभी एक और आदमी उस पर हमला कर देता है। ईतो उनसे लड़ना नहीं चाहता था, पर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने उस पर कई जानलेवा हमले किए, पर ईतो किसी तरह उनसे बचते हुए सबको मार डालता है। उनमें से कुछ ने तो उसे ग्राइंडर से काटने की कोशिश की, पर ईतो उसी ब्लड से दूसरे की टांग काट देता है। उनके बीच की ये फाइट देखते ही देखते बहुत ब्रूटल हो जाती है। अब या तो वो जिंदा बचता है या फिर कोई नहीं, जिसके बाद ईतो उन सबको मार डालता है। इसी बीच योहान मौका पाकर वहां से भाग जाता है। सबको मारने के बाद जब ईतो उसे ढूंढ ही रहा था, तभी योहान ने उस पर गोली चला दी। ईतो देखता है कि वो किसी से बात कर रहा था। इससे पहले योहान किसी को उसके बारे में बताता, ईतो ने उसके पैर में गोली मारी और उससे फोन छीन लिया। वो पूछता है, किसको कॉल किया था तूने? पर योहान बोला, इतनी जल्दी क्या है, तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले तेरे पैसे। पर जवाब ना देने पर ये तो उसकी उंगलियां तोड़ देता है। जिसके बाद योहान उसे बताता है कि टैट के लोग तेरा पीछा कर रहे हैं और मेरे आदमी भी फाती के पास पहुंच चुके हैं। अब तू किस किस को बचाएगा? इससे पहले ईतो को समझ पाता, अचानक कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और इस गोलीबारी में योहान मारा जाता है। उधर हम फाती को देखते हैं, जो निकलने से पहले ईतो को कॉल करता है, पर जब उसने फोन नहीं उठाया तो वो तुरंत समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बॉब को शीन को वहां से कहीं सुरक्षित जगह ले जाने को कहता है, पर जब बॉब नीचे आ रहा था उसने देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अचानक लिफ्ट में कुछ हथियारबंद लोग घुस जाते हैं। पकड़े जाने से पहले बॉब ने समय रहते शीन को लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो अंदर मौजूद सभी हमलावरों को मार डालता है और खून में लथपथ अपने बाकी साथियों को बचाने जाता है। हम देखते हैं कि फाती को योहान के लोगों ने पकड़ लिया था। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहां बो भी आ गया। सबने उस पर गोलियों की बारिश कर दी, जिसके बाद फाती गुस्से में उन सबको केके काट डालता है। पर तभी उसने देखा कि बॉब जिंदा था, क्योंकि उसने अंदर कुछ पहन रखा था, जिस वजह से वो बच गया। वो गुस्से में उनके सर फोड़ देता है, पर फाती ने उसे होश में आने को कहा, जिसके बाद दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मगर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि कुछ लोग दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। बॉब ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। दोनों उनसे फाइट करते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जिस कारण उनसे लड़ना इतना आसान नहीं था। एक हमलावर ने बॉब को मारने की कोशिश की, पर बॉब उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। इसी बीच हम एरियन को देखते हैं, जो काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उधर ईतो को जब होश आया तो उसने देखा कि पुलिस उसे पकड़कर कहीं ले जा रही है। उनकी बातों से पता चला कि ये सब करप्ट ऑफिसर्स हैं जो टैट के लिए काम करते हैं। जिसके बाद उसने उन पर हमला कर दिया। उन्हें उसे जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स मिले थे, इसीलिए एक ने उसे टेजर गन से बेहोश करना चाहा, पर ईतो ग्रेनेड के अंदर एक धमाका कर देता है, जिससे उनकी कार पलट जाती है। किसी तरह वो बाहर निकला, पर उसे बहुत चोट आई थी। जिसके बाद वो पास खड़े एक आदमी की कार छीनकर वहां से भाग जाता है। उधर जैक उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक एक आदमी ने उसके पेट में जैक को घोंप दिया। दर्द के बावजूद जैक पीछे नहीं हटा। जैसे ही दूसरा गुंडा उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, जैक ने एक झटके से पलटवार किया और उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच ईतो को उसके लोगों का फोन आया। उन्होंने उसे बताया कि योहान के लोग अंदर गए थे, पर अभी तक कोई बाहर नहीं आया। वो जानता था कि उन्हें मारना उनके बस की बात नहीं थी। जिसके बाद वो अपने ही लोगों को काम खत्म करने को कहता है। उधर फाती उन लोगों से अकेला ही लड़ रहा था। सबको मारने के बाद वो वहां से जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक और आदमी ने उस पर हमला कर दिया। उसे बहुत चोट आई थी और बहुत सारा खून भी बह चुका था, पर वो उस बच्ची को हर हाल में बचाना चाहता था। वो तीनों अधमरी हालत में आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी और लोग उनके सामने आकर खड़े हो गए। बॉब उन्हें फाइट के लिए ललकारता है, पर तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जिनको देखकर उनके होश उड़ गए। उनके सामने ट्रेट के 8 किलर्स खड़े थे। फाती समझ गया था कि यहाँ बचकर निकलना नामुमकिन है, इसलिए वो उन तीनों को भागने को कहता है, पर बॉब अब और नहीं भागना चाहता था। एक सफेद बालों वाली लड़की जिसका नाम एलिना था, जोहान के आदमियों को मार डालती है। फाती उसे लड़ने ही जा रही थी कि तभी बॉब ने उसे रोक लिया और कहा, पीछे के रास्ते से निकल जाओ। उसने हमला किया, पर एक ही बार में एलिना उसे मौत के घाट उतार देती है। उधर हम एना को देखते हैं, जो जैक को पकड़ लेती है। उसने सबसे पहले उसका हाथ काटा और फिर उसका गला चीरकर उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। वो फाती को मारने आगे बढ़ी रही थी कि तभी वहां एरियन, हमें धोखा देना चाहते हो, पर एरियन उसे एक के बाद एक कई घूंसे मारता है और एक जोरदार किक के साथ उसे वहीं ढेर कर देता है। एरियन उनकी भागने में मदद करता है, पर तभी फाती को उस पर शक हुआ। वो बोला, योहान नहीं जानता था कि हम कहाँ रहते हैं, सिर्फ तुम जानते थे। तो सच बताओ कि उन्हें हमारी खबर किसने दी? एरियन को समझा पाता उससे पहले ही फाती ने गोली चला दी और उस लड़के को लेके वहां से जाने लगा। हालांकि कुछ दूर चलते ही कुछ हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं और उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। फाती उन सबसे बचते हुए भागने की कोशिश करता है, पर वो उस बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे। उसने अपनी कार के नीचे कईयों को जिंदा कुचल दिया, पर इस दौरान उसे भी कई गोलियां लगती है। फाती जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो उस लड़की को उसका एक आखिरी काम करने को कहता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। सब उसके सामने हथियार ताने खड़े थे और जैसे ही फाती ने गन उठाई,
उन्होंने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसके शरीर को गोलियों से छल्ली कर दिया। उनमें से एक आदमी लड़की को देखने जाता है, पर वो लड़की वहां नहीं थी। इतनी गोली लगने के बाद भी फाती की सांसें अभी भी चल रही थीं। वो एक आखिरी गोली उनके सर में उतारने ही वाला था कि तभी अंधेरे में छुपी एक अनजान लड़की उन सबको गोली मार देती है। वो देखती है कि फाती मर चुका था और तभी उसने पुलिस सायरन की आवाज सुनी, जिसके बाद वो वहां से भाग गई। ईतो जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। उसे लगा उन लोगों ने उस लड़की को भी मार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मरने से पहले फाती ने उसे पास खड़ी दूसरी कार के नीचे छुपा दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं और ईतो शिन को फोन करके बताता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अपना फोन फेंक दो और यहां से बहुत दूर चली जाओ। इसके बाद ही तो उस लड़की को एक सुरक्षित जगह लेकर जाता है। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर कांच के टुकड़े तोड़कर फर्श पर बिखेर दिए हैं, ताकि अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पता चल जाए। ईतो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो लड़की उससे अपना नाम रीना बताती है। वहीं दूसरी ओर हम एरियन को देखते हैं, जो अभी तक जिंदा था, क्योंकि उस दिन फाती ने उस पर गोली नहीं चलाई थी। इसके बाद वो चिन से मिलने जाता है, जो उससे बहुत ज्यादा नाराज था। एलिना उसे जान से मारना चाहती थी, पर चिन ने उसे रोक लिया और बोला आने दो उसे। वो एरियन को बैठने को कहता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एरियन बोला, तुम मीतो और उस लड़की को मारना चाहते हो, ये तो समझ आता है, पर तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा। चिन कहता है कि जो कोई भी इसकी मदद करने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। अब बताओ, तुम मीतो को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हो या नहीं। एरियन उसे हमें भर देता है, क्योंकि वो मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। उधर हम मीतो को देखते हैं, जिसे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। वो रीना को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। रात में वो जागकर रखवाली कर ही रहा था कि तभी उसे वहां किसी के होने की आहट महसूस हुई। वो दबे पांव आगे ही बढ़ता है, पर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है। ई तो उससे फाइट करता है, पर क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा घायल था, इसीलिए ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाता। उस लड़की को लोग ऑपरेटर के नाम से जानते थे और वो सच में बहुत खतरनाक थी, क्योंकि उसे ईतो के हर मूव का पता था। उसने ईतो को इतनी जोर से लात मारी कि वो फिर दोबारा उठ नहीं पाया और बची कुची कसर को पूरा करने के लिए उसने उसका सर सिंक पे दे मारा। ऑपरेटर उसे मारने ही वाली थी कि तभी शोर सुनकर रीना अपने कमरे से बाहर आई। उसने कहा, प्लीज इन अंकल को मत मारो, इन्होंने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद ऑपरेटर उसे जिंदा रहने का एक और मौका देती है। पता चला कि उसे 6C के मेंबर्स को मारने का काम सौंपा गया था। ये लोग ड्रग्स, कोकेन और दूसरी लीगल चीजों की तस्करी के रास्तों को गार्ड किया करते थे। ईटो कहता है, कभी मैं उनका लीडर हुआ करता था। किसका इंतजार है, अपना काम पूरा करो, मार दो मुझे। लेकिन ऑपरेटर जानना चाहती थी कि उसने इस बच्ची को अपने साथ क्यों रखा है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रही तो मारी जाएगी, जैसा उसके दोस्तों के साथ हुआ है। पर उसके मुंह से अपने दोस्तों के बारे में सुनकर ईतो को गुस्सा आ जाता है और ऑपरेटर उसे एहसास दिलाती है कि वो सब उसकी गलती की वजह से मरे हैं और एक जो बचा है, जिसे वो अपना भाई मानता था, वो भी उसकी जान के पीछे पड़ा है। ईतो कहता, बस करो, मार दो मुझे, और ऑपरेटर ऐसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां मैरियन को देखते हैं जो चाइनीज सीखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने अंदर से ईतो को चिल्लाते हुए सुना। पता चला कि बॉब लोगों को ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसे ई से बहुत डांट पड़ती है। खुद को सही बताते हुए बॉब कहता है कि आजकल ड्रग्स के बिजनेस में बहुत पैसा है, हमें आगे बढ़ने के लिए धंधा करना ही होगा। पर ई तो ट्रैड के लिए काम करने के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग थे। दोनों में इस बात को लेकर हाथापाई भी हो जाती है, पर तभी एरियन बीच में आकर दोनों को शांत करता है और कहता है कि बॉस, मैं बॉबी की बात से कहीं ना कहीं सहमत हूँ। हमें पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। सोचो, हम जैसे सड़क छाप लोग ट्रैड के एलीट लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। ई तो उस समय तो उसे ऐसे लोगों के साथ काम करने से मना करता है, पर बाद में दोनों ने ट्रैड ज्वाइन कर लिया, जिसने आज उन्हें ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया था जिसके आगे सिर्फ मौत थी। एरियन ठीक उसी जगह पर खड़ा होकर ईतो को कॉल करता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने सबको बचाने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि हम आगे बढ़ सके, पर तुमने उस लड़की के लिए सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। ईतो कहता है कि ट्रैड ने तुम्हें भी मेरी तरह एक हैवान बना दिया है, पर मेरी बात मानो, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। इसी बीच ऑपरेटर वापस लौट आती है। ईतो बोला, पहली और आखिरी बार पूछूंगा, तुम्हें किसने भेजा है। जिस पर ऑपरेटर का जवाब आया कि वो जो भी है, पर वो तुम्हें और 6C से जुड़े सभी लोगों को मरा हुआ देखना चाहता है। ईतो उसका ये काम करने को तैयार था, बस उसकी एक शर्त थी कि अगर इस बीच उसे कुछ हो गया तो वो रीना को यहाँ से दूर किसी सुरक्षित जगह ली जाएगी। उनके सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स एरियन के पास थे, इसीलिए लेने के लिए वो ईतो उसके पुराने अड्डे पर जाता है। उधर एरियन भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंदर जाने से पहले ईतो अपने कपड़ों में मोटी मोटी किताबें छुपा लेता है, क्योंकि अंदर उसे मारने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी।
ईतो जैसे ही अंदर आया उसने देखा कि उसका अड्डा ट्रैड का ठिकाना बन चुका था। उसे देखते ही सब अपने अपने हथियार उठा लेते हैं, क्योंकि आज रात वो यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला था। सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही वो हॉल जंग का मैदान बन गया। ईतो अकेला उन सबसे फाइट करता है। किसी की उसने गर्दन काट दी तो किसी की उसने एक ही झटके में रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, पर उस पर इनाम इतना बड़ा था कि कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद ईतो के जो हाथ लगा उसने उसी को हथियार बना लिया और सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। एक का तो उसने बाल से मुंह फोड़ दिया, जो देखकर सबकी रूह कांप गई और वो भाग खड़े हुए। वहीं दूसरी ओर हम एक और आदमी को देखते हैं जिसे ईतो के ठिकाने का पता चल गया था। ईतो भी वहीं होगा ये सोचकर वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसी बीच वहां एना और एलेना भी आ जाती हैं। वो आदमी बोला, हमारे साथ चलो, दोनों मिलकर उसे मारेंगे। पर ये लड़कियां झुंड में शिकार करने वालों में से नहीं थीं, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाती। सब मिलकर उनका मजाक उड़ाते हैं, पर जल्द ही उनकी हंसी उड़ गई, क्योंकि जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला ऑपरेटर उन सबको गोलियों से भून देती है। आखिर में उसने अंदर एक ग्रेनेड फेंका, जिसके धमाके से बचे हुए लोग भी मारे गए। आवाज सुनकर और लोग ऊपर आते हैं, पर ऑपरेटर ने उनके स्वागत के लिए दीवारों पर डायनामाइट लगा रखे थे। सब एक एक करके फट गए और पल भर में पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में बदल गई। उधर हम ईतो को देखते हैं, जिसकी लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक गुंडे मवाली उस पर हमला किए ही जा रहे थे, मानो शहर के सारे गुंडे बस उसे ही मारने आए हों। हालांकि कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर पाता। उसने और लोगों को आता देख जमीन पर पेट्रोल गिरा दिया और जैसे ही उनका उस पर पैर पड़ा वो गोली चलाकर वहां आग लगा देता है, जिसमें जलकर सभी लोग मारे गए। एरियन उसका बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पर तभी उसने एक स्नाइपर को देखा जो एक ही गोली में ईतो का काम तमाम करने आई थी। इसी बीच एलेना और रैना उस बच्ची को मारने जाती है, पर तभी ऑपरेटर उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। पर ऑपरेटर ने पीछे हटने से मना कर दिया और कहा, अगर किसी ने इस बच्ची को हाथ भी लगाया तो जिंदा नहीं बचेगा। एलेना सबसे पहले उस पर हमला करती है और फिर रैना भी तेजी से उस पर झपटती है, पर ऑपरेटर भी किसी से कम नहीं थी। उन दोनों ने उसे मारने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर ऑपरेटर अकेली उन दोनों पर भारी पड़ रही थी। इसके बाद एना अपना धारदार हथियार निकालती है और उससे उसका गला काटने ही वाली थी कि तभी ऑपरेटर ने बीच में चाकू लाकर उसे ऐसा करने से रोक लिया। एलेना उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, पर उससे लड़ते वक्त ऑपरेटर एना को उसी के वायर में लपेटकर खत्म करने की कोशिश करती है और आखिर में उसने उसे एक एसी से बांधकर उस एसी को नीचे फेंक दिया, जिस कारण खींचते हुए वो उन तारों में बुरी तरह उलझ गई, जिससे उसकी गर्दन कट गई और वो मारी गई। अब सिर्फ एलेना और ऑपरेटर ही बची थी। एलेना उस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमला करती है, पर ऑपरेटर बहुत स्ट्रांग थी। अपनी एक उंगली कटने के बाद भी वो टिकी रही और उसके हर हमले के जवाब में जबरदस्त पलटवार करती रही। एलिना खुश होती है कि उसने उसे मार दिया, पर तभी उसने देखा कि उसका पेट फट गया है। आखिर में ऑपरेटर उसके हाथ को चीरते हुए उसके गले में चाकू घुसा देती है, जिससे एलिना जमीन पर गिरकर तड़पते हुए मर गई। उधर ही तो जल्दी से अपनी बॉडी से सारी किताबें निकालता है और आगे बढ़ने लगता है। वो स्नाइपर उसे गोली मारने ही वाली थी कि तभी एरियन पीछे से उस पर हमला कर उसे मार डालता है। ईतो उसके पास आया और उसके सर पर बंदूक रखते हुए पूछा, एरियन कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरा इस तरह से शुक्रिया अदा कर रहे हो। ईतो गन फेंकते हुए बोला, अब इसे यहीं खत्म करते हैं। मुझे और उस लड़की को जाने दो, वादा करता हूं मेरी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखोगे। पर एरियन उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाला था। वो बोला, जानते हो तुम्हारे बाल 6C में तुम्हारी जगह कौन लेगा? ये सुनते ही तो बोला, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने 3 साल पहले की थी। चीन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात मानो, 6Cs में सिर्फ मौत है। पर ताकत के नशे में चूर एरियन उसकी एक नहीं सुनता और उसे एक जोर की लात मारता है। ईतो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, पर एरियन उसे उठाकर नीचे पटक देता है और उसे एक जोर का मुक्का मारता है। ईतो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर एरियन की सोच उससे बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा से उसकी जगह लेना चाहता था। वो ईतो पर एक के बाद एक कई मुक्के बरसाता है और अपने आखिरी वार में उसने उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारा, जिससे ईतो जमीन पर गिर पड़ा। पर वो कोई जवाबी हमला नहीं करता। ईतो उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, पर वो उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। आखिर में वो भी जवाबी हमला करता है, पर एरियन उसके हर वार से बच जाता है। दोनों में फाइट इतनी लंबी चले कि आखिर में दोनों बुरी तरह थक गए, पर उसके बाद भी दोनों लड़ते रहते हैं। एरियन ने उसका जबड़ा तोड़ने की कोशिश की, पर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही ईतो ने उसकी टाई खींचकर उसका गला दबा दिया। दोनों बुरी तरह घायल थे, पर अब ये लड़ाई उनमें से किसी एक की मौत पर ही खत्म होती। एरियन उसे उठाकर एक लोहे के पिलर पर दे मारता है। उससे लड़ते वक्त ईतो के हाथ में चोट लग जाती है और जब एरियन ने उसे मारने की कोशिश की तो उसके पैर में चोट लग गई, जिससे वो लंगड़ाने लगा। ईतो उसे उठाकर पास रखे कटर के पास ले जाता है और मशीन चालू कर देता है। एरियन ने उसे मारने के लिए औजार उठाने की कोशिश की, पर ईतो उसे ऐसा नहीं करने देता। इससे पहले कि उसकी खोपड़ी बीच से कटकर आधी हो जाती, एरियन ईतो के पेट में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है।
कमजोरी तो जमीन पर पड़ा दर्द से करा रहा था, पर एरियन देर न करते हुए उस पर फिर से हमला करता है। ऐन मौके पर उसने खुद को बचा लिया। दोनों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, पर वो लड़ना नहीं छोड़ते। एरियन ने धारदार ब्लेड उठाया और उसे ईतो की बॉडी को कई जगहों से काट दिया। ईतो ने भी एक नुकीली लकड़ी उठाई और उसके पैर में दे मारा। आखिर में दोनों एक साथ वार करते हैं, जिसमें एरियन ब्लेड को ईतो के मुंह के आर पार कर देता है, पर ईतान ने भी वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी गर्दन में घुसा दिया था। खून से लहूलुहान ईतो उसके गले को चीर देता है, जिससे उसका खून पानी की तरह बहने लगा। ईतो चाहता तो उसे मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और कहता है कि देखो जरा खुद को, उन लोगों ने तुम्हें क्या बना दिया है। निराश होकर ईतो वहां से जाने लगता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। एरियन मर से रोकने की कोशिश की, क्योंकि फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने पास पड़ी गन उठाई और उस पर कुछ शॉट्स फायर किए, पर इसके बावजूद भी ईतो से लड़ने वापस नहीं आता और वहां से चला जाता है। एरियन अब जख्मी हालत में वहां अकेला खड़ा दर्द में करा रहा था। तभी कुछ देर बाद वह चिन आता है। वो उसकी ये हालत देखकर बहुत निराश हुआ था। एरियन कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ई को मारने के लिए मुझे क्यों चुना? जिस पर चिन कहता है कि मैंने तुम्हें बस कुछ ऑप्शन दिए थे, चुना तुमने खुद था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलती की। गुस्से में एरियन उस पर गोली चलाता है, पर बंदूक खाली थी। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद बच जाता, पर अब उसने बहुत देर कर दी थी। चीन के लोग उसे गोलियों से भून देते हैं और उसकी लाश से होकर ऐसे गुजर जाते हैं मानो वो इनके लिए कुछ था ही नहीं। ईतो उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस उसकी किस्मत में यही होना लिखा था। वहीं दूसरी ओर हम ऑपरेटर को देखते हैं, जो रीना को सही सलामत पोर्ट पर ले आती है। खून से लथपथ ईतो उसके पास आया और उसे उसका पासपोर्ट थमाते हुए कहा कि तुम यहां से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। रीना उसके बिना नहीं जाना चाहती थी, पर काफी समझाने के बाद आखिर में वो मान जाती है, जिसके बाद वो सुबह की शिप से दूसरे देश के लिए रवाना हो जाती है, जहां वो सुरक्षित रहेगी। उधर हम चीन और उसके आदमियों को देखते हैं, जिनने अभी तक ईतो का पीछा नहीं छोड़ा था। ईतो जानता था कि ये उसका अंत है, इसीलिए वो इस बार भागता नहीं। उसने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, पर जैसे ही उसने कार की स्पीड बढ़ाई, चीन के लोग उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।